So hello my dear students and welcome you all to this amazing platform of A1 coaching और होप आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे 10th के बोर्ड्स के लिए और सारी अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल सीरियस लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे होंगे। और मेरी भी आपके साथ सबकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ कि आप अच्छा परफॉर्म करो और सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि अब बस लास्ट टाइम ही आ गया है। तो धीरे धीरे अब मेरा तो ये मोटिव है कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना और सारी सबका एक वो देता चला जाऊँ सीरीज समरी टाइप, ताकि आपको ज़्यादा एक आइडिया रह जाए और आपको बस एक नज़र बुक पे डालनी पड़े तो आप आराम से पूरा चैप्टर कवर कर लो अपना। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं अपने ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के दूसरे चैप्टर पर और पहला चैप्टर हमारा हो चुका है और इसमें हम देखेंगे अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो बनने लगी थी उसके बारे में। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज धीरे से कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में कन्वर्ट हो गई जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया था। ठीक है, हिस्ट्री कहानी की तरह चलती चली आ रही है। क्या सर बार बार वही चीज़ बोल रहे हो? अरे कोई बात नहीं, समझो इस बात को। हिस्ट्री कहानी की तरह चलती चली आ रही है, एकदम चिल होकर आराम से बैठ के सुनो। थोड़ी सी बोरिंग लगेगी लेकिन कभी इतना ध्यान में रखना कि हाँ स्टोरी की तरह सुन रहे हैं, पूरा सुन के ही ख़त्म करो। ठीक है, तो आज अपना हम पहला दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट अब शुरू करने जा रहे हैं। उसमें है आपका ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसके अंदर देख ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या थी। जैसे धीरे धीरे पिछला अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर जाके देखना, मतलब उसमें फैक्टर्स क्या क्या थे जो नेशनलिज्म को कवर किए थे। ठीक है, तो उसमें जो फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने नेशनलिज्म को प्रमोट किया था। अब हम ये देखेंगे उस नेशनलिज्म की वजह से क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज बन गई थी धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या बन गई थी जब लोगों के बीच में अवेयरनेस फैली, यूनिटी बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो लोगों ने सोचा कि अब हमारी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक लोगों की कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक कम्युनिटी होनी चाहिए ताकि हम अपनी बात रख सके गवर्नमेंट के आगे। तो उसमें से कुछ प्रोमिनेंट थी, मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सक्सेसफुल टाइप आप समझ लो, जिन्होंने मतलब लोगों को गवर्नमेंट के सामने अपील की थी और उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ था लोगों को। तो सबसे पहले है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखो एक की पॉइंट है यहाँ पे, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए हु इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आप उसका आंसर लिख देना दादा भाई नौरोजी। इस एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इनको 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक एसोसिएशन थी, अच्छी एसोसिएशन थी, दादा भाई नौरोजी ने उनको फाउंड किया था। उसका मुद्दा क्या था, दादा भाई नौरोजी कौन थे, एक रिटायर्ड मैथमेटिशियन थे। वो एक मतलब कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, तो उनका ये मोटिव था, वो बाहर भी इंग्लैंड होके आ चुके थे, तो उनका ये मोटिव था कि हम लोगों को और ब्रिटिश को मतलब इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने चला था और कब अब इसका इतना कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस को पता है इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ था हमें। तो इस एसोसिएशन का मेन मुद्दा यही था कि इंडियंस और ब्रिटिशर के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बताएं और इंडियंस को ये बताएं कि वो लोग गलत नहीं है और ब्रिटिशर को ये बताएं कि उनको क्या क्या कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन करने चाहिए अपने रूल्स में, अपने रेगुलेशन में, ताकि इंडिया के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो सके। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी। दूसरी है आपकी हमारी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन थोड़ी सी मतलब ऐसे थी, हम करके रहेंगे बिल्कुल, जी जान लगा देंगे बिल्कुल। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कौन सी थी, इसको मतलब इस्टेब्लिश किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद 1876 में। तो इसका मतलब एम क्या था कि जितने भी आप अनजस्टिस कर रहे हो इंडियंस के साथ, देखो अभी 1900 के बाद से जो कुछ सारा होगा उसमें ब्रिटिश वीक हो गए थे। 1900 तक ब्रिटिश अपनी पूरी पावर चाहते थे, सोचते थे हम कैसे भी करके यहाँ पे अपना बस जमाए रहे, यहाँ से हट ना सके। तो मतलब मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में तो उनका स्ट्रगल जो 1900 से पहले चला है, इनके स्ट्रगल बहुत अच्छा है। मतलब 1900 वालों के बाद भी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो मेरा बोलने का भी हक नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से उनका थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रगल था 1900 से पहले वालों का। आपका भी अगर इस पे ओपिनियन होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन का मुद्दा ये था कि ये जो आप अनजस्टिस कर रहे हो और मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जो उल्टे सीधे रूल एंड रेगुलेशन उसको ठीक करना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट थे, उनको आपस में इकट्ठा करना। तीसरा पॉइंट, हिंदू और मुस्लिम के बीच में अच्छा से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना।
ठीक है, ये सब थे। और इसके सारे अचीवमेंट भी थे काफ़ी सारे। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आपको नहीं पता तो आप पहला वाला पार्ट जाके देखो तो पता लग जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने वो करवाया, हटवाया वहाँ से। और एक बात ये भी थी, पहले की जो मतलब वो था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में, एक दूसरा पॉइंट था उसमें, एक बात रह गई थी। दूसरा पॉइंट था उसमें आपका एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था, और पता नहीं कोई दूसरा पॉइंट था, आप उसमें वीडियो में देख लेना। तो उसमें एक ये भी पॉइंट था कि वो जो था आपका जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता था, पहले मैंने आपको बताया ना हाई पोस्ट रहती थी। हाई पोस्ट के बाद जब उन्होंने बोला कि अब ओपन कंपटीशन कर देंगे, तो उन्होंने क्या किया था, एज लिमिट होती थी 21 सॉरी, एज लिमिट होती थी 21, उन्होंने 21 को रिड्यूस करके 19 में कर दिया कि इंडियंस को इसमें डिफ़िकल्टी हो और सारे इंग्लिश मैन ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने इस फाउंडेशन के द्वारा उस चीज़ को भी टैकल किया, उस चीज़ को भी बहुत वो किया। लेकिन ये एसोसिएशन ज़्यादा चल नहीं पाई क्योंकि ऑल इंडिया कैरेक्टर इसके साथ मिल नहीं हो पा रहा था, मिक्सअप नहीं हो पा रहे थे। ब्रिटिश के भी कुछ इनके ऊपर वो थे और काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स की इनके साथ सोच मैच नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये हो गए हमारे, और ये भी हो गया, और ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दादा भाई नौरोजी, ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, अब देखो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब ये मतलब एसोसिएशन फेल हो गई, ये काम में नहीं आ पाई, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये जो पूरी ऐसा होता है ना, होल इंडिया के जो आपका पूरा मेन ग्रुप होता है मेन ग्रुप से उन्होंने अपील किया कि हमको एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए जिसका मुद्दा थोड़ा सा सीधा साधा रहेगा, ज़्यादा नहीं। और यही चीज़ बाद में जाके इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। आगे आप देखोगे भी सब पता लगेगा। ठीक है, यही एसोसिएशन बाद में चल के इसको भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही इस्टेब्लिश किया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, तो इसको भी इन्होंने ही फाउंड किया था। और इसके बाद इन्होंने अपील की कि वहाँ पे नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। तो फिर उसके बाद यही एसोसिएशन चल के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। अब देखो क्या है यहाँ पे फॉर्मेशन, कैसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में चेंज हो गई। देखो फॉर्मेशन क्या हुआ, प्रोमिनेंट लीडर थे जितने सारे आपके, उन्होंने एक सोचा कि हमको एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बनानी चाहिए जिससे पूरे देश के लोग अपनी वो सारी रखेंगे, अपील रखेंगे और उसको गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे और हम अपने यहाँ से आज़ादी पाएंगे। ठीक है तो एक इसमें एक बड़ा रोल है A.O. ह्यूम का। तो जो A.O. ह्यूम थे वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उनके हिसाब से जो अगर इंडिया को ब्रिटिशर को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं तो उनको अपने सारे रूल्स और रेगुलेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रोमिनेंट इंडियन लीडर से अपील किए कि क्यों नहीं तुम लोग एक ऑल इंडिया एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते, एक यूनियन क्यों नहीं बनाते जिससे कि पूरे मतलब सबको फ़ायदा हो सके। दादा भाई नौरोजी, ये सारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ने इसके बारे में बात की और उसके बाद उन्होंने एक इंडियन नेशनल माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरी थोड़ा गला ख़राब है और आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पा रही, थोड़ी सी तबीयत में भी है, लेकिन ये विल रिकवर, हम लोग आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन उन्होंने बोला कि हम लोग को एक ये पार्टी बनानी चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि क्यों ना इस यूनियन को हम लोग कांग्रेस ही में चेंज कर दें। तो यहाँ पे आपकी ये कांग्रेस बन गई। ठीक है, ये चीज़ चल के आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इंडियन नेशनल यूनियन से उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, एम्स क्या क्या थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मतलब क्या ये पार्टी किस चीज़ों पर काम करेगी।
तो पहला था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल नेशनलिस्ट। अब होता है ना कभी कभार लीडर्स के आपस में ख्याल टकरा जाते हैं, कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती अच्छे से। तो ये आपका इस पार्टी का एम क्या था, पॉलिटिकल नेशनलिस्ट के, अगर देखो ये बड़ा ड्रॉबैक भी समझ सकते हो, अगर ये फ्रेंडली रिलेशनशिप ना हो, इसमें अच्छी मतलब गठबंधन ना हो, तो फिर सारे पॉलिटिकल लीडर अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग में आपस में लड़ जाएंगे, ना कि जिनको मतलब इनका जो मेन काम है वो कर नहीं पाएंगे और आपस में इनकी लड़ाई हो जाएगी। तो एक ये बड़ा एम था इनका कि मतलब पॉलिटिकल नेशनलिस्ट के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरा क्या है, टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। मतलब जो लोगों की मेन मुद्दा है, जो कॉमन फीलिंग है लोगों के बीच में, जो जिस चीज़ से उनको परेशानी हो रही है, उन सबको इकट्ठा करना, और उस जो लोगों के ख्याल है उसमें कास्ट, रिलीजन, प्रोविंस इन सबको नहीं देखा जाएगा, सिर्फ लोगों के थॉट्स को देखा जाएगा और इसको गवर्नमेंट के आगे पेश किया जाएगा। ठीक है। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर गवर्नमेंट। लोगों के बीच में क्या क्या चीज़ पॉपुलर है, क्या क्या चीज़ कॉमन है, उसको निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और गवर्नमेंट के सामने इसको पेश करना कि हाँ आपको इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपका, टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज द पब्लिक ओपिनियन इन कंट्री। मतलब लोगों के ओपिनियन क्या है पूरी कंट्री में, उसको ऑर्गेनाइज करना, लोगों के साथ बैठना, लोगों की बातें सुनना, गवर्नमेंट को बताना, ये सब। तो एक मतलब अच्छी, उस टाइम के हिसाब से एक अच्छी एसोसिएशन बन गई थी। तो इसके बारे में बहुत लोगों को अच्छा लगा और ये एसोसिएशन अब तक चलती चली आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे आपका एक छोटा सा पॉइंट रह गया, सेशंस होते। सेशंस समझ लो यहाँ पे क्या होता है, फटाफट बता दे रहा हूँ। सेशंस वो थे कि मतलब क्या अब किस बारे में हमको क्या बात बोलनी चाहिए गवर्नमेंट में। तो ये सेशन थे, मतलब एक मीटिंग होती थी, पॉलिटिकल लीडर सारे देश के आते थे, वहाँ पे मीटिंग होती थी कि अब हमको क्या मेन चीज़ें हैं, अब क्या चीज़ रखनी चाहिए, अब क्या चीज़ रखनी चाहिए और कौन कौन सी बातों को हम गवर्नमेंट के सामने पेश करनी है। सेशंस वही थे, मतलब कई सारे सेशंस होते चले गए, उसमें मतलब यही था कि मेन टॉपिक अब हमको गवर्नमेंट के सामने क्या रखना है। तो ये सबके सेशन थे, आप अपनी बुक में देख लेना कितने सारे सेशंस होते चलने आए हैं। ठीक है, इसमें तो दिया हुआ है 1885 से लेकर 1946 तक होते रहे सेशंस। ठीक है, तो यहाँ तक अपना आपका लेक्चर ख़त्म करते हैं, शुरू बोल रहा हूँ, लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप यू एंजॉयड इट और आपको पसंद भी आया होगा। और आप बस थोड़ा सा और दिन तक वेट करते रहो, पूरी इस हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी, कुछ ही चैप्टर्स हैं। फिर ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरे भी थोड़ा गला ख़राब हो गया है, वही बात नहीं, हम लोग ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो चलते हैं फिर, ओके बाय।